नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा की एक अहम बैठक शनिवार को सिंघू बॉर्डर पर होगी। ये बैठक 11 बजे शुरू होगी और इसमें तमाम बड़े किसान नेता भाग लेंगे। जब से मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस लिए हैं, तब से ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन खत्म हो सकता है, लेकिन किसानों का कहना है कि उनकी अभी एमएसपी समेत कई मांगें पूरी नहीं हुई हैं। इन मांगों को किसानों ने सरकार के सामने रखा है और हुंकार भरी है कि इनके पूरे हुए बिना वे आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने पंजाब के कुछ किसान नेताओं से एमएसपी के लिए कमेटी बनाने के लिए 5 सदस्यों के नाम मांगे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि इन नामों को लेकर भी कोई फैसला इस बैठक में हो सकता है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार किसानों के बीच फूट डालना चाहती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अचानक से एक के बाद एक ऐसा बयान दे रहे हैं जिस पर बवाल हो रहा है। चुनाव से पहले उनके इन बयानों को ध्रुवीकरण करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब डिप्टी सीएम मौर्य ने शुक्रवार को प्रयागराज में एक सम्मेलन के दौरान कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले प्रयागराज में लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, सर पर जालीदार टोपी लगाए हुए और हथियारों के साथ व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम करते थे। बता दें, कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी में पिछड़ों के नेता के तौर पर देखे जाने वाले मौर्य को पिछली बार भी मुख्यमंत्री बनाया जाना था, लेकिन उनकी जगह पर योगी को बना दिया गया। लेकिन इस बार मौर्य भी चुनाव से पहले अपने ऐसे बयानों से योगी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा मथुरा काशी का मुद्दा उठाए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग हर मुश्किल में भगवान को याद करते हैं और ये स्वाभाविक है। जब भी कोई कठिनाई में होता है वो भगवान को याद करता है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक भजन है, भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि आज लोग नौकरी चाहते हैं, किसान चाहते हैं कि उनकी आय बढ़े और आम लोग चाहते हैं कि महंगाई कम हो। बीजेपी को इन सवालों का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अखिलेश यादव की पिछली सरकार को जातिवादी और गुंडों वाली सरकार कहा था, जिसके बाद अब अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया है। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए अखिलेश ने कहा कि इस बात की संभावना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 0 सीटें मिलें। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस इस बार प्रतिस्पर्धा में नहीं है, वो यहाँ केवल विज्ञापन के लिए हैं। उन्होंने कहा ये यूपी का चुनाव है और राज्य की जनता बीजेपी को हटाना चाहती है। जनता केवल समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में देखती है। कांग्रेस को कम से कम ये तो स्पष्ट करना चाहिए कि वो बीजेपी को हटाना चाहती है या नहीं। उनकी नीतियों, कार्यक्रमों और फैसलों को देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है। राजधानी दिल्ली से सटे गुड़गांव में मुसलमानों को खुले में नमाज पढ़ने में एक बार फिर अड़चनें डाली गई। जय श्री राम के नारे लगाए गए और कुछ लोगों को रोका गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हरियाणा के गुड़गांव के सेक्टर 37 में उस जगह पर खुले में नमाज पढ़ने के लिए लोग एकत्र हुए, जिसकी अनुमति प्रशासन ने पहले ही दे रखी है। हालांकि हिंदू संगठनों के लोगों ने वहां पहुंचकर नमाज अदा करने वाले लोगों के सामने जय श्री राम के नारे लगाए और कहा कि वो यहां उनको नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इस दौरान कुछ मुसलमानों को वहां जाने से रोका गया। एक वीडियो में कुछ लोग एक बुजुर्ग को नमाज पढ़ने जाने से रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुड़गांव में 22 स्थानीय हिंदू संगठनों के समूह संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने खुले में पढ़ी जा रही नमाज को लेकर कहा कि अब गुड़गांव में खुली जगहों पर जुमे की नमाज अदा करने की महीने भर की जो समय सीमा हमने दी थी वो समाप्त हो गई है और इसलिए अब 10 दिसंबर से खुले में नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। समिति के अध्यक्ष महावीर भारद्वाज ने मीडिया कर्मियों के साथ बातचीत में कहा कि 4 दिसंबर तक खुले में जुमे की नमाज अदा करने की समय सीमा दी थी, जो खत्म हो चुकी है। बता दें, गुड़गांव में 2018 में 37 जगहों को प्रशासन द्वारा चिन्हित किया गया था जहां नमाज पढ़ी जा सकती थी, लेकिन हाल ही में हिंदू संगठनों के विरोध के बाद इन्हें घटाकर 20 कर दिया गया। लेकिन हिंदू संगठन लगातार अब भी खुले में नमाज का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को 1000 श्रद्धालुओं के साथ दिल्ली से एक ट्रेन को अयोध्या के लिए रवाना किया। जय श्री राम के नारों के बीच दिल्ली से लोग अयोध्या के लिए रवाना हुए। केजरीवाल लोगों को सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत ये यात्रा करवा रहे हैं। ट्रेन को रवाना करने के मौके पर मुख्यमंत्री केजरीवाल भी मौजूद रहे और उन्होंने यात्रियों से बातचीत भी की। केजरीवाल ने कहा कि हम तो यात्रियों को ट्रेन से अयोध्या भेजते वक्त स्टेशन पर ही एक कार्यक्रम का भी आयोजन करना चाहते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने अनुमति नहीं दी।
दिसंबर 2022 में होने वाले चुनाव से पहले अब कांग्रेस आलाकमान ने गुजरात कांग्रेस की कमान ओबीसी चेहरे जगदीश ठाकुर को सौंप दी है। इसके अलावा आदिवासी विधायक सुखराम राठवा को विपक्ष का नेता बनाया गया है। कहा जा रहा है कि पार्टी एक ओबीसी को प्रदेश की कमान सौंपकर और एक आदिवासी नेता को विपक्ष का नेता बनाकर चुनाव में ओबीसी, आदिवासी, दलित और मुसलमानों को लुभाने की कोशिश में है, जो कि कांग्रेस के पारंपरिक मतदाता माने जाते हैं। चक्रवाती तूफान जवाद आज ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से टकराएगा। इसे लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और कई महकमों के अफसर अलर्ट पर हैं। आंध्र प्रदेश में समुद्र के किनारे बसे कई गांवों को खाली करा लिया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि इसके असर से ओडिशा, आंध्र प्रदेश सहित बंगाल में भी आज और आने वाले कुछ दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा के पुरी में शनिवार सुबह से बारिश हो रही है। पर्यटकों से कहा गया है कि वो समुद्र तट को छोड़कर दूर चले जाएं। आंध्र प्रदेश सरकार ने 3 जिलों श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापट्टनम से 54,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी जगहों पर भेज दिया है। सरकार ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने की पूरी तैयारियां की हैं और 1 करोड़ की राशि भी जारी कर दी है। फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 80 रफाल लड़ाकू विमानों और 12 सैन्य हेलीकॉप्टर को लेकर ऐतिहासिक सौदा हुआ, जिसको फ्रांसीसी लड़ाकू विमानों को अभी तक का सबसे बड़ा विदेशी सौदा कहा जा रहा है। ये सौदा लगभग 19.20 अरब डॉलर का है। दोनों देशों का कहना है कि इसके जरिए फ्रांस और यूएई के आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों में भी मजबूती आएगी। बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अभी कतर और सऊदी अरब के दौरे पर हैं। इस दौरान ही उन्होंने ये डील की है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।